गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 15, रक्त और हमारा शरीर। रक्त का मतलब होता है खून। हमारे शरीर के अंदर खून की कितने प्रकार होते हैं या खून किस प्रकार का लगता है, खून की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, वह सब जानकारी इस लेसन में बताई गई है। हमारे शरीर में रक्त की एक निश्चित मात्रा होती है। मात्रा मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना हमारे शरीर में खून की मात्रा होती है। अगर वह मात्रा सामान्य से कम हो जाए तो हमें बहुत से रोग घेर लेते हैं। जितना हमारे शरीर में खून की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, अगर उतना न हो तो हमारे शरीर में अनेक रोग होने लगते हैं। शरीर में रक्त का नियमित रूप से संचार होता रहे, इसके लिए हमें पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। अगर हमें हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह से ब्लड रहे, खून रहे या रक्त रहे, उसके लिए हमें पौष्टिक और अच्छे आहार खाने चाहिए। इस पाठ में यही सब बताया गया है। एक लड़की होती है दिव्या। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती है। जो अनिल है उसकी छोटी बहन का नाम दिव्या है। तो दिव्या वैसे तो देखने में भी कमज़ोर है, पतली है और कमज़ोर है, लेकिन कुछ समय से ऐसा हो गया है कि उसे कोई भी काम करती है, ज़्यादा चलती है या कोई काम करती है तो उसे थकान महसूस होने लगती है, थक जाती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है और जब वो कोई काम करने जाती है तो वो थक जाती है, तो उसका मन भी किसी काम में लगता नहीं है। तो जो उसका मन है वो किसी काम में लगता नहीं है और भूख भी उसे कम लगती, जितनी उसे भूख लगनी चाहिए उतनी भूख भी उसे लगती नहीं है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जब अनिल अपनी छोटी बहन को अस्पताल में लेकर जाता है और डॉक्टर को दिखाता है तो डॉक्टर ने जब देखा तो उसे देखने से ही लगा कि उसके शरीर में रक्त की कमी है। रक्त मतलब खून की कमी लग रही है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। फिर क्या किया कि जो डॉक्टर थी उसने दिव्या की रक्त की जांच के लिए उसने उसे बाजू वाले कमरे में भेज दिया। जो बाजू वाला कमरा था वहाँ उसे भेज दिया उसके रक्त की, उसके खून की जांच लेने के लिए। वहाँ अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दिखाई दी। जहाँ अनिल गया था अपनी बहन दिव्या को दिखाने के लिए, तो वहाँ जो डॉक्टर थी वह अनिल की जान पहचान की ही थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। अब क्या हुआ, जो जान पहचान की डॉक्टर थी तो डॉक्टर से अनिल की बात होती है और अनिल को देखकर वो खुश भी हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ अनिल, तुम यहाँ पर कैसे आए। तो अनिल ने बताया कि मेरी बहन को खून की कमी है, मेरी बहन कमज़ोर हो जाती है, पढ़ने में उसे प्रॉब्लम होती है, चलने में उसे परेशानी होती है, थकान महसूस होती है, तो इसी वजह से उसकी आज खून की जांच के लिए उसे आपके पास भेजा है। उसके बाद इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंद लेकर एक छोटी सी शीशी में डाल दी। अब क्या किया, जो वहाँ की डॉक्टर थी उन्होंने क्या किया कि ठीक है, ऐसा बुलाकर दिव्या को बुलाया और उसकी जो उंगली थी दिव्या की, वो उंगली में से रक्त की कुछ बूंदें अर्थात खून की कुछ बूंद निकाल कर छोटी सी शीशी में डाल दी। एक कांच की जो शीशी होती है उसमें डाल दिया और स्लाइड पर लगा दी। स्लाइड मतलब एक कांच की एक पट्टी होती है, उसके ऊपर खून को लगाते हैं, उसी से हम चेक भी करते हैं। तो उस स्लाइड पर भी ब्लड को या रक्त को लगा दिया। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि आज हमने
जांच के लिए ब्लड ले लिया है, खून ले लिया है, तो अभी आप जा सकते हो और कल जब आप आओगे तब इस दवाखाने में आकर ये ब्लड की जो रिपोर्ट हुई है वो रिपोर्ट आकर आप ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके बाद दूसरे दिन क्या किया? अगले दिन मतलब दूसरे दिन अस्पताल कौन पहुंचा? अनिल पहुंचा और दीदी के कमरे की तरफ, डॉक्टर जो दीदी थी उन्हीं के कमरे की तरफ दस्तक दी। दस्तक मतलब आवाज़ लगाई। भीतर से आवाज़ आई, भीतर से डॉक्टर दीदी ने आवाज़ दी, ठीक है अंदर आ जाओ, आ जाओ अनिल, अंदर आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी कि सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई देना या छोटी छोटी चीज़ों को देखना। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। जो कांच की स्लाइड थी उनके पास जो पट्टी पड़ी थी उसे वह सूक्ष्मदर्शी मशीन आती, मशीन, उसके द्वारा वो स्लाइड के ऊपर जो रक्त पड़ा हुआ था उस रक्त की वे जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ने चेक करते करते उसे इशारा किया कि तुम कुर्सी पर बैठ जाओ और अनिल उसके बाद इशारा देखते ही वह कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी साबुन से हाथ धोते हुए बोली, दिव्या को एनीमिया है। क्या हुआ कि जब दीदी, जो डॉक्टर दीदी थी, उन्होंने स्लाइड के ऊपर चेक किया, जो ब्लड लगा हुआ था उस ब्लड से उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा उस ब्लड को चेक किया। उसके बाद जब उनकी वो स्लाइड की जांच पूरी हुई उसके बाद उन्होंने क्या किया कि साबुन से हाथ धोया और साबुन से हाथ धोने के बाद उन्होंने दिव्या को एनीमिया का रोग हुआ है। ये एनीमिया का अर्थ होता है कि खून की कमी। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उस रोग को एनीमिया रोग कहते हैं। समझ में आया ना? एनीमिया रोग किसे कहते हैं कि जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो वह एनीमिया कहलाता है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दवा लेगी और खाने पीने पर ध्यान रखेगी तो ठीक हो जाएगी। फिर अनिल को डॉक्टर दीदी कहती है कि उससे कहना कि चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो दवा जो लिख कर देंगे वो दवा अगर वो समय पर खाएगी और अपने खाने का ध्यान रखेगी, पौष्टिक आहार खाएगी तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? अनिल के मन में जिज्ञासा मतलब एक जानने की इच्छा, उसको एक बात जानने की इच्छा थी। वह बोला, दीदी एक आपसे सवाल पूछूं? तो दीदी ने कहा, हाँ पूछो। हाँ हाँ, क्या सवाल है? पूछ सकते हो, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या अर्थ है दीदी? उसने पूछा। उसे एनीमिया का अर्थ नहीं समझ में आया तो उसने दीदी से पूछा, डॉक्टर दीदी से पूछा, दीदी डॉक्टर एनीमिया का अर्थ क्या होता है दीदी, ये कैसे होता है? तो दीदी ने दीदी से पूछा। दीदी ने कहा, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। अगर तुम्हें एनीमिया रोग के बारे में जानना है तो उससे पहले तुम्हें खून के बारे में अर्थात रक्त के बारे में जानना जरूरी होगा। जब तक तुम रक्त के बारे में नहीं जानोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान होता है। लाल द्रव्य के समान होता है। लाल द्रव्य मतलब क्या होता है कि लिक्विड। कैसा होता है? लिक्विड होता है। तो बोले लाल दिव्य के समान तरल पदार्थ। तरल पदार्थ मतलब एकदम पतला और ऐसा उचका हुआ पदार्थ होता है। तो द्रव्य पदार्थ मतलब पानी जैसा होता है। तो जो द्रव्य पदार्थ होता है के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। बोले इसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखना चाहिए। सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्म छोटी चीज़ें देखने वाला यंत्र या मशीन। जो छोटी चीज़ें देखी जाती है उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। बोले ये भानुमति के पिटारे। भानुमति मतलब कि वो एक कहानी है भानुमति का पिटारा, कि जब भानुमति का पिटारा खोलते तो पूरा लाल 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 दिखाई देता है। तो बोले जो रक्त के बारे में भी अगर आपको जानना है तो जब सूक्ष्मदर्शी से देखोगे
तो सूक्ष्मदर्शी के अंदर भी रक्त ऐसे ही बहुत सारा दिखाई देता है। मोटे तौर पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। रक्त को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग वह जो तरल है, एक भाग होता है जो तरल होता है। तरल मतलब एकदम ऊपर वाला भाग जो होता है वह, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। बोलते हैं ना कि इसकी प्लाज्मा कम हो गए। बहुत बार आप डॉक्टर के पास जाओ तो बोलेंगे कि इसके शरीर से प्लाज्मा कम हो गए, तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। जो हमारा खून होता है उसके अंदर बहुत सारे कण पाए जाते हैं। एक बूंद हमारे जो शरीर में खून का होता है उसके अंदर भी आप देखोगे तो बहुत अलग अलग प्रकार के कण दिखाई देते हैं। कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिन्हें प्लेटलेट कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त होता है हमारा, उस रक्त के अंदर अलग अलग प्रकार के कण दिखाई देते हैं। तो वे कण कैसे होते हैं खून के अंदर? कुछ लाल कण भी होते हैं, कुछ सफ़ेद कण भी होते हैं और कुछ बिम्बाणु अर्थात प्लेटलेट कण कहलाते हैं या कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में मतलब जो हमारे अंदर जो शरीर होता है उसके अंदर वो ऊपर 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 घूमते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। फिर दीदी ने मुझे और जानने के लिए और समझने के लिए क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी जो मशीन थी उसके अंदर उसके नीचे एक स्लाइड लगाई। एक स्लाइड कांच की जो पट्टी होती है वह लगा दी। उसे फोकस किया और बोली, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, मतलब उसी पर ध्यान दिया। और उन्होंने कहा, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त के कण। फिर जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने क्या किया, वो सूक्ष्मदर्शी में अनिल को भी दिखाया और अनिल से कहा, देखो जो इतने सारे कण दिखाई दे रहे हैं वे सब कैसे कण दिखाई दे रहे हैं? लाल रंग के कण हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल ने जैसे ही स्लाइड में जो रक्त लगा हुआ था, एक बूंद का जो रक्त लगा था, उसमें इतने सारे कण, इतने अलग अलग प्रकार के कण दिखाई दे रहे हैं। तो वह देखकर ही अनिल एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है, एकदम आश्चर्य से उछल जाता है। बाप रे, इतने सारे कण! रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण दिखाई दे रहे हैं। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। बोलता है कि उसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोलता है कि इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे रक्त के अंदर किसी ने छोटी छोटी बालूशाही रख दी। बालूशाही क्या होता है? एक है ना, लड्डू के आकार में होता है, थोड़ा सा बीच में से थोड़ा दबा हुआ होता है, एक लड्डू जैसा होता है। जैसे मौसम्बी होती है ना, नारंगी के प्रकार का बालूशाही होता है, जो मिठाई होती है जिसको यूपी में बहुत खाया जाता है। तो जो बालूशाही है, तो जो हमारा रक्त का जो हमारा खून होता है उसके अंदर जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? जो कण होते हैं वो कैसे वो लगते हैं? बालूशाही की तरह लगते हैं। हाँ दीदी बोली, हाँ, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। फिर दीदी ने बोला, डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ तुम सही बोल रहे हो कि जो लाल कण है खून के अंदर, जो लाल कण होते हैं वे कैसे होते हैं? वे एकदम बालूशाही की तरह ही होते हैं, देखने में गोल और दोनों तरफ अवतल मतलब बीच में थोड़ा सा दबा हुआ होता है, यानी बीच में दबे हुए। तो जो लाल रक्त के जो कण होते हैं वो बीच में दबे हुए होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। जो रक्त की एक बूंद होती है और जो उनके अंदर कण होते हैं वे कण एक दो कण नहीं होते, उनकी वो संख्या लाखों में होती है। तो एक रक्त के कण में लाखों की संख्या में हमें रक्त के कण दिखाई देते हैं। रक्त की एक बूंद में अगर हम देखें सूक्ष्मदर्शी से तो लाखों की संख्या में हमें वह कण दिखाई देते हैं। यदि एक मिलीलीटर रक्त लें तो उसके आगे डॉक्टर दीदी बताती हैं कि अगर हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हम 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अगर 1 मिलीलीटर अगर हमने
रक्त लिया तो उसके अंदर अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो हमें उसके अंदर 40 से 50 लाख कण हमें उसमें देखने को मिलते हैं। इनके कारण हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। बस इसी के कारण हमें जो रक्त होता है वह लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम लेते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। देखो ये जो रक्त के कण हैं वे हमारे लिए कितने कीमती होते हैं, है ना। अगर ये कण हमारे अंदर कम हो जाते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हमें थकान होने लगती है। तो ये बोल रहे हैं ना कि ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये जो कण होते हैं वे दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन तुम लेते हो। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वह सांस लेने पर जो साफ हवा अंदर जाती है, जो ऑक्सीजन जाता है वह ऑक्सीजन को भी देने का काम कौन करता है? ये कण ही करते हैं। उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम भी इस कणों का ही होता है। जो हम सांस के द्वारा साफ हवा हमारे अंदर आती जाती है तो उससे भी हर हिस्से में पहुंचाने का, शरीर के हर हिस्से में, हर जगह पर पहुंचाने का काम कौन करता है? यह जो रक्त के कण होते हैं वही यह काम करते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमारे शरीर को इसी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो कण हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 4 महीने का, 4 मंथ का ही होता है। जीवन काल मतलब इतने समय तक ही ये जीवित रहते हैं। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही 4 महीने बीतते हैं या 4 महीने ख़त्म होने को जाते हैं वैसे ही जो हमारे अंदर के जो कण होते हैं, जो शरीर में जो कण होते हैं वे धीमे धीमे नष्ट होते जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे। लेकिन ये सब एक साथ नष्ट नहीं होते, ये सब धीमे धीमे एक एक करके नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। एक दिन में सब कुछ नष्ट नहीं होता। कैसे होता है? अगर कुछ कण नष्ट हुए तो आज होंगे, कुछ कल नष्ट होंगे, परसों कुछ होंगे, नरसों कुछ होंगे। इस तरह से वे अलग अलग दिन में नष्ट होते हैं। एक साथ कुछ भी नष्ट होता नहीं है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे। तब तो कुछ महीने में ये समाप्त हो जाते होंगे। फिर डॉक्टर दीदी से अनिल पूछता है तो फिर कुछ समय के बाद तो ये पूरे ख़त्म हो जाते होंगे, समाप्त हो जाते होंगे हमारे शरीर से। अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी और बोली। फिर दीदी ने कहा, अनिल ने कहा। यह सुनकर दीदी, अनिल की बात सुनकर दीदी को हंसी आ गई और दीदी मुस्कुराने लगी और बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, बराबर। जो पुराने कण होते हैं, जो 4 महीने के हो जाते हैं तो 4 महीने के बाद वो धीमे धीमे क्या होते हैं? नष्ट होते जाते हैं। नष्ट मतलब ख़त्म होते जाते हैं। और धीमे धीमे वे ख़त्म होते जाते हैं। तो अनिल को फिर आश्चर्य हुआ कि अगर ये ख़त्म हो जाते तो कुछ समय के बाद तो ये पूरे समाप्त हो जाते होंगे हमारे शरीर से। तो डॉक्टर दीदी हंसकर बोलती, नहीं, ऐसा नहीं होता। वे ख़त्म ज़रूर होते हैं लेकिन हमारे शरीर में हर समय एक नया कण बनता रहता है। हमारे शरीर में नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। जो हमारे रक्त के अंदर जो कण होते हैं वे कण खराब हो जाते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, तो जो नए दूसरे कण बनते हैं वो इसका स्थान ले लेते हैं। मतलब ये प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर चलती रहती है। एक जो 4 महीने के बाद जो खराब हुआ तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, नया बनने लगता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर प्रोसेस चलती रहती है, कार्य क्रिया चलती रहती है जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उसके बीच में भी जो मज्जा होता है, रक्त मज्जा बोलते हैं ना हम लोग, कि जो मज्जा होता है जो हमारे शरीर के अंदर होता है,
तो ऐसे बहुत से कारखानों को, बहुत से कारखाने मतलब हमारे शरीर की बात की जा रही है कि हमारे शरीर में ऐसे बहुत सी जगह है कि जो मज्जा है, जो हड्डियां हैं, बराबर। तो उन सब के जो कारखाने हैं जो हमारे शरीर के अंदर, उसे प्रोटीन और लोह तत्व और विटामिन, ये सब वो कच्चे रूप में, कच्चे माल के रूप में ज़रूरत होती है, कच्चे माल के रूप में उसे देते हैं। हम पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। जब हम पौष्टिक आहार खाते हैं, पौष्टिक मतलब जिसके जो हरी सब्जी हो, फल हो, दूध हो, अंडा हो, गोश्त मतलब मटन हो, तो ये जब चीज़ें जब हम उपयुक्त मात्रा में खाते हैं, अच्छी तरह से खाते हैं, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं करता तो इस कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। जो लोग ये सब चीज़ें खाते हैं उसको, वह हमारे शरीर के लिए कच्चा माल प्रोवाइड करता है, कच्चा माल देता है। लेकिन अगर जो ये सब चीज़ें नहीं खाता, जो अच्छी चीज़ें नहीं खाता, तो वो क्या होता है, उसको, उसका जो शरीर होता है उसे वो कच्चा माल नहीं मिल पाता, तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, अच्छा नहीं रहता। नतीजा यह निकलता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। जो अपने शरीर के लिए अच्छा आहार नहीं खाता, हरी सब्जी नहीं खाता, अंडा, मटन, मच्छी नहीं खाता, तो उसके शरीर को अच्छा प्रोटीन नहीं मिल पाता। और जो ये सब नहीं खाते तो उन्हीं के अंदर, शरीर के अंदर कुछ कणों की कमी हो जाती है, और कणों की कमी के कारण जो लाल कण होते हैं, जो लाल कण जो कण होते हैं, वे लाल कण अगर कम हो जाते हैं तो उसी कमी को हम एनीमिया कहते हैं, जो खून की कमी से होते हैं। आगे हम देखेंगे तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं। फिर डॉक्टर दीदी से फिर से पूछता है अनिल कि अगर हम संतुलित मतलब अच्छा आहार अगर हम लेते रहें, संतुलित आहार मतलब अगर हम अच्छा आहार लेते रहें, संतुलित आहार लेते रहें, तो क्या कभी भी बिल्कुल ठीक ठाक, संतुलित मतलब बिल्कुल ठीक ठाक अगर आहार हम लें तो हमें एनीमिया जैसे रोग से कभी लड़ना नहीं पड़ेगा। अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही है, ये कहना, हाँ तो ये बात तुम्हारी सही है कि अगर हम लोग संतुलित आहार मतलब ठीक ठाक आहार लेते रहेंगे तो हमारे अंदर ये कमी जल्दी आएगी नहीं। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है, बोलती हैं। फिर डॉक्टर दीदी आगे बताती हैं, डॉक्टर दीदी आगे बताती हैं अनिल को कि ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो देश में सबसे बड़ी कमी अगर किसी चीज़ की है तो पौष्टिक आहार की कमी है। पौष्टिक आहार न मिलने पर ही ये एनीमिया की कमी होती है। वैसे तो बहुत सारे रोगों से होती है, लेकिन हमारे देश में पौष्टिक आहार की कमी होने के कारण ये अधिकतर पौष्टिक आहार न मिलने के कारण ही एनीमिया जैसा रोग होता है। दीदी बोली, एनीमिया जैसा रोग होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीटाणु का हो जाना। एक तो इस कारण से जो हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी आती है, कणों की कमी आती है, इसीलिए एनीमिया होता है। और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि एक और कारण यह भी हो सकता है कि पेट में कीटाणु का होना। पेट में हमारे अंदर जो जीवाणु हो जाते हैं, जो हमारे पेट के अंदर कीटाणु बन जाते हैं, उसके कारण भी यह कीटाणु का हो जाना, पेट में कीटाणु का हो जाना, ये कीटाणु प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। बोलते हैं कि जो ये कीटाणु, जो हमारे पेट में कीटाणु हो जाते हैं, तो वो कीटाणु किस कारण से उसे होते हैं कि अगर अधिकतर हम अगर दूषित जल अर्थात खराब जल अगर हम लोग पीते हैं
या कोई ख़राब पदार्थ हम खाते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ का मतलब आप समझते हो, खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सही नहीं हो, अच्छे नहीं हो, तो इसी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पानी के द्वारा और खाने के द्वारा ये जो खराब कीटाणु वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। इसी वजह से ये कीटाणु हो जाते हैं। तो इन कीटाणु के कारण भी हमें कभी कभी एनीमिया हो जाता है। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। तो बोले इससे हमें बचना है, इससे हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए कि पूरी सफाई से, पूरी अच्छी तरह से साफ़ सुथरे हाथों से, साबुन से हाथ धोने के बाद ही जो हम खाने वाले पदार्थ, खाद्य मतलब जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, तभी हमें उसे खाना चाहिए। बाहर लाड़ी पर मिलता है, बाहर रेस्टोरेंट में मिलता है, पता नहीं किस प्रकार से ये लोग बनाते हैं। अगर ऐसा हम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कीटाणु, हमारे पेट में कीटाणु पहुंच जाते हैं और हमारा शरीर में नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से हमें साफ़ सुथरा खाना चाहिए, साफ़ सुथरा जल पीना चाहिए। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिए। फिर क्या है, जब आप खाना खाने बैठते हो, पहले तो आप खाना जब बनाते हैं तो आपको साफ़ हाथों से और सफाई से खाना बनाना चाहिए। और खाना बनाने के बाद जब हम उसे खाने बैठते हैं तो सबसे पहले हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। और जो साफ़ पानी होता है, तो साफ़ पानी और साफ़ पानी करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पानी को हम गर्म करते हैं। अगर आप गर्म पानी नहीं पी सकते हो तो आप गर्म पानी की जगह आप उसको गर्म पानी करके उसे ठंडा करने के बाद उसे पिए, जिससे हमारे शरीर में अच्छा पानी जाएगा, साफ पानी जाएगा, तो हमें परेशानी नहीं होगी। और हाँ, एक किस्म के कीड़े भी हैं, एक किस्म के कीड़े हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर दीदी बताती है, भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिए। और हाँ, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये एक किस्म के कीड़े भी होते हैं जो जिनके अंडे हमें ज़मीन की सतह मतलब ज़मीन के ऊपर मिलते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और एक और तरीके से हमारे शरीर के अंदर हमारे अंदर एक रोग फैल सकता है कि जो चीज़ें, जो कीड़े होते हैं, उनके अंडे हमें ज़मीन पर मिलते हैं, ज़मीन की सतह पर मिलते हैं। और ये ज़मीन की जो सतह पर जो अंडे पड़े होते हैं, उससे भी हमारी त्वचा के अंदर जो जीने कण होते हैं हमारी त्वचा के अंदर, वो त्वचा के कणों के अंदर से अंदर चले जाते हैं। उसके त्वचा के जो कण होते हैं उसके रास्ते से वे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और हमारे शरीर की जो आंतें होती हैं आसपास, जो पेट के आसपास की जो आंतें होती हैं, उसके अंदर भी वे घर कर जाती है। इनसे बचने का सहज उपाय है, तो इनसे भी हमारे अंदर रोग फैलता है। लेकिन हमें अगर इससे ही बचना हो तो अगर हमें जो हमारी ज़मीन पर कीड़े जो मिलते हैं उससे भी अगर हमें बचना हो तो क्या करना चाहिए कि शौच के लिए हमें शौचालय ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। जब हमें शौच करना हो, जब हमें बाथरूम या टॉयलेट जाना हो, तो हमें टॉयलेट में ही जाना चाहिए, हमें यहाँ वहाँ जाना नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ वहाँ जाओगे तब भी कीटाणु हमारे त्वचा के कणों के द्वारा अंदर पहुँच जाएंगे। इसीलिए हमें जब भी हम शौच में जाते हैं, शौचालय करने जाते हैं, हम वॉशरूम या टॉयलेट जाते हैं, तो हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए, हमें सीधे टॉयलेट में ही जाना चाहिए। और हमें नंगे पाँव यहाँ वहाँ घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पैरों में अगर गंदे कीटाणु लग जाएंगे तो उसके द्वारा भी हमारे शरीर को नुकसान पहुँच सकता है। इसीलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ तक बन सके वहाँ तक सफाई रखो। अगर आप सफाई रखोगे तो आपको किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सफाई नहीं रखी तो आपको किसी भी प्रकार का रोग हो सकता है। आगे हम देखेंगे, दीदी आपने यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, दीदी आपने तो हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी। आपने तो हमें बताया कि जो रोग होते हैं वो किस किस कारणों से होते हैं, तो आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। ये जानकारी आपने जो हमें बताई, वह जानकारी को सुनकर थोड़ी देर के लिए
पल भर के लिए वह शांत हो जाता है, सोच में डूब जाता है और फिर बोलता है, आपने बताया कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम? फिर जब डॉक्टर दीदी ने उन्हें 3 रोग के बारे में बताया था, तीन रक्त के बारे में बताया कि लाल, सफ़ेद और बिम्बाणु मतलब प्लेटलेट कण कण होते हैं। तो जो हमारे लाल जो कण थे उनके बारे में आपने हमें इतना सारा बताया, लेकिन जो सफ़ेद कण होते हैं और बिम्बाणु कण भी होते हैं, तो ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? फिर डॉक्टर दीदी बोलती हैं, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। वीर सिपाही मतलब जैसे हमारे देश के लिए, जो हमारे देश के बॉर्डर पे जो लड़ने जाते हैं, तो वो हमारे लोगों की रक्षा कौन करते हैं? वीर सिपाही करते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर की रक्षा सफ़ेद कण वीर सिपाही की तरह करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करता है। जब रोग हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और जब रोग हमारे शरीर में घुसता है तो उस पर धावा बोलने की कोशिश कौन करता है? सफ़ेद कण करता है, और सफ़ेद कण उसके साथ लड़ता है, उसका मुकाबला करता है। जिस प्रकार से हमारे देश में कोई दुश्मन प्रवेश करता है तो जो हमारे वीर सिपाही होते हैं वो क्या करते हैं? उन्हें मार तोड़कर उनको हमारे देश से बाहर निकालते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के वीर सिपाही सफ़ेद कण होते हैं। तो सफ़ेद कण जैसे ही अंदर हमारे शरीर में रोग प्रवेश करने की कोशिश करता है, वैसे ही सफ़ेद कण क्या करता है? उनके साथ डटकर मुकाबला करता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर घर नहीं करने देते। और जब तक उससे संभव होता है, जब तक वो मुकाबला करता रहता है, जब तक वो मुकाबला करता है, हो जहाँ तक बनता है उससे, तब तक वो उस रोग को अपने घर के यानी कि शरीर के अंदर आने नहीं देता। वो चाहता है कि यह अंदर न आए, इसीलिए वह उसके साथ युद्ध करता रहता है, वो उसके साथ लड़ता रहता है। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। फिर डॉक्टर दीदी बताती है कि पता है जिस तरह से देश की रक्षा वीर सिपाही करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर की रक्षा सफ़ेद कण करते हैं। कोई भी रोग अगर हमारे शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उस रोग को अंदर आने से पहले ही वो उसके साथ लड़ने लगता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है उसे मारकर भगाने की कोशिश करता है, जहाँ तक उससे बनता है वो उसे अंदर नहीं आने देता। फिर डॉक्टर दीदी बताती हैं, बस इतना मान लो कि वे हमारे शरीर में बहुत से ऐसे रोग होते हैं जो अंदर आने की कोशिश करते हैं और अंदर आ भी जाते हैं, लेकिन जो सफ़ेद कण होते हैं वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत सारे रोगों से लड़कर उन्हें भगाने की वे कोशिश करते हैं। समझ में आया आपको कि सफ़ेद कण हमारे शरीर में क्या काम करते हैं? फिर आगे हम देखेंगे तीसरे नंबर का कि बिम्बाणु का काम है, और बिम्बाणु का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। जैसे हमको कहीं चोट लग जाती है तो हमारा जो खून होता है वो जम जाता है, बराबर, जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाल बुन देती है। विषाणु इसी जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भरी जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब जो विषाणु का काम है वो क्या करता है कि जहाँ हमें कहीं चोट वोट लग जाती है, बराबर, तो जो रक्त जमा हो जाता है उस क्रिया में वो मदद करने का काम करता है। फिर रक्त के तरल मतलब ऊपरी जो भाग होता है वो प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। जो ऊपर का जो तरल भाग होता है ना, उसके अंदर एक विशेष किस्म की यानी एक अच्छी किस्म की एक प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिनी मतलब जो रक्त हमारा बाहर निकलता है, कभी कटी फटी जिस प्रकार से कहीं पर हमारा कट फट जाता है और उसमें से खून बहने लगता है, तो उस खून को रोकने का काम कौन करता है? बिम्बाणु करते हैं,
बराबर। रक्त वाहिनी की कटी फटी दीवार में पकड़ी मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। वो क्या होता है, जो जैसे रक्त वाहिनी मतलब जो रक्त जहाँ से निकलता है, तो जहाँ कटी वटी जो दीवारें होती हैं जो कट जाती हैं, तो उसके अंदर वो जाला बुनने का काम, मतलब उसको बंद करने का काम कौन करता है, बिम्बाणु करते हैं। इस बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं। तो बिम्बाणु क्या करते हैं, ये जो जाला जो बुनते हैं वो लोग कटी फटी दीवारें जो होती है हमारे शरीर के अंदर, तो उसको बंद करने का काम बिम्बाणु करते हैं। और बिम्बाणु इसी जाले से चिपक जाते हैं और धीरे धीरे ये दीवारें भर जाती हैं। जो हमारी जो दीवारें होती है वो धीमे धीमे भर जाती हैं। इससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। जो हमारे शरीर से रक्त बाहर निकलता है वो बीमाणु के कारण ही बंद होता है। तो जली कटी जगह पर या कहीं पर लग गया हो, कहीं पर घाव बन गया हो, तो कहीं पर हमें अचानक खून निकलने लगता है, तो जब ये खून बंद करने का काम बीमाणु करते हैं। आगे हम देखेंगे। अनिल बोला, दीदी घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर अनिल ने कहा कि थोड़ा बहुत घाव लगता है तो ठीक है, वो बंद हो जाता है खून, लेकिन अगर ज़्यादा खून बहता है तो क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर दीदी कहती हैं, अगर उसे ज़्यादा चोट लग जाती है या ज़्यादा खून बहने लगता है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अगर तुम उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओगे तो वह जल्दी से अच्छा हो जाएगा। अगर उसे तुम जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं ले गए तो ये तो काम डॉक्टर का होता है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हमें गहरी चोट लगती है, जब हमें खून बंद होता नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, खून बहता दिखे या खून बहता चला जाए तो हमें जल्दी से ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को जल्द से जल्द हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। फिर जब ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जब हमें ज़रूरत लगती है कि हमें जब खून बंद होता ही नहीं है, जब हम खून इतना बहता रहता है, जब हम उस खून से परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, मतलब ऐसी स्थिति से सुलझने के लिए हमें क्या करना होता है, कभी कभी हमें टाँके भी लेने पड़ते हैं। जब हम टाँके लेते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग जाए और खून निकलना बंद ना हो, तो डॉक्टर क्या करता है कि जब ये स्थिति देखता है और खून निकलना बंद नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, हमें उस जगह पर टाँके लेने पड़ते हैं। हम उस जगह पर टाँके लेते हैं तो टाँके भी लगाने पड़ते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। जब हमें ऐसा लगे कि खून निकलना बंद नहीं हो रहा है और जब तक हम यहाँ से डॉक्टर के पास जाएंगे तो लंबा समय लग जाएगा, या इतना लंबा समय लगने पर, ज़्यादा खून निकलने पर भी उस जो व्यक्ति है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। तो ये सब स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि डॉक्टर के पास तो हमें लेकर जाना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, जिस जगह से खून निकल रहा है उस जगह पर हमें कसकर, उस स्थान पर या उस चोट के जगह पर हमें कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे कि खून बहना थोड़ा कम हो जाए। दबाव पड़ने से रक्त का बहाव कम हो जाता है। जब हम कसकर उस पर कपड़ा बांध देते तो कपड़े का और उस पर जो हम गांठ बांधते उसका जब दबाव पड़ता है चोट के ऊपर, जहाँ हमें चोट लगी होती है उस पर दबाव पड़ने से क्या होता है कि खून का जो बहाव होता है, जो खून तेज़ी से बहता रहता है, वह खून का दबाव क्या होता है, धीमे धीमे कम होने लगता है। अर्थात थोड़ी सी स्थिति संभल जाती है उस समय, और वो स्थिति संभलने से क्या होता है कि वहाँ पर बहाव खून का कम होने लगता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। जो व्यक्ति के लिए लाभ हो सकता है, लाभप्रद मतलब कि उसके लिए अच्छा होगा, लाभ मतलब उसके लिए अच्छा होना, तो उसके लिए वह क्रिया अच्छी होगी। इसीलिए कभी भी आप देखना, जब आप कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति को या आपके घर में कभी किसी को बहुत खून निकल रहा हो,
खून निकलना बंद ना हो तो आपको क्या करना चाहिए, उस जगह पर सफ़ेद कपड़े या कोई साफ़ कपड़ा हो उससे अच्छे से उसे बांध देना चाहिए। अगर हम उसे अच्छी तरह से बांध देंगे, हम उसे अच्छे से बांध देंगे तो वहाँ पर खून निकलना कम हो जाएगा और तब तक हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, तब तक उसके खून का जो बहाव होगा वो भी कम हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के लिए वो काम अच्छा हो जाएगा। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। लेकिन जहाँ उसे चोट लगी है और उस चोट के स्थान पर उसे वहाँ पर चोट ज़्यादा लगी है और उसका खून बहुत ज़्यादा बह गया है, हमने हमने कुछ भी बांधा नहीं है उसको, यानी हमने कोई कपड़ा वपड़ा बांधा नहीं और खून बहुत बह रहा है बह रहा है बह रहा है, तो जब तक हम दवाखाने में लेकर जाएंगे, जब तक हम डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और खून उतना ही बहता रहेगा उतना ही बहता रहेगा, तो फिर क्या होता है, कभी कभी उसकी स्थिति नाजुक हो जाती है, उसकी स्थिति खराब हो जाती है और ख़राब होने के कारण क्या होता है कि कभी कभी हमें उस व्यक्ति के ऊपर खून भी चढ़ाना पड़ता है, उसे खून की ज़रूरत पड़ने लगती है। अगर हमने उसके ऊपर खून नहीं चढ़ाया तो वह व्यक्ति और भी नाजुक उसकी हालत हो सकती है। इसीलिए ज़्यादा खून बह जाने पर हमें कभी कभी रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है या रक्त की ज़रूरत भी पड़ सकती है। दीदी ने समझाते हुए कहा, फिर दीदी ने समझाते हुए कहा कि अनिल ने पूछा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? उसके बाद जब दीदी ने उससे कहा कि अगर व्यक्ति के अंदर खून की कमी आ जाए और खून कम पड़ जाए, ज़्यादा खून बह जाने से खून कम पड़ जाए तो उसे खून भी चढ़ाना पड़ता है। तो अनिल फिर से न समझकर कहने लगा कि अगर व्यक्ति के अंदर खून की कमी पड़ जाती तो हमें किसी भी व्यक्ति का खून अगर हमको चढ़ाना हो तो उसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया जाता है। तो दीदी बोलती, नहीं अनिल, ऐसा नहीं होता, हर व्यक्ति का रक्त एक समान होता नहीं है, सबके रक्त में कुछ न कुछ विशेष गुण अलग अलग होते हैं। जिन रक्तों को 4 वर्गों में बांटा गया है, अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, तभी तो हम बोलते हैं ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव या बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर इस तरह से रक्त के अलग अलग भी भाग होते हैं, अलग अलग वर्ग होते हैं, सेम वर्ग होते नहीं है। हर व्यक्ति का एक जैसा वर्ग हमें दिखाई देता नहीं है, एक जैसा रक्त हमें दिखाई देता नहीं है। उसकी जांच करने पर हमें पता चलता है कि रक्त को मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के लिए उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाना होगा। जिस व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत पड़ती है या खून की ज़रूरत पड़ती है तो उसके खून के जैसा ही दूसरे व्यक्ति का, यानी कि जिस ज़रूरतमंद व्यक्ति को खून की ज़रूरत होती है तो उसके रक्त समूह की जांच करने के बाद ही उसके जैसा ही रक्त समूह हमें दूसरे से लेना पड़ता है। तो उसके जैसा ही अगर हमें रक्त समूह मिल जाएगा तभी हम दूसरे व्यक्ति को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम चढ़ा सकते हैं। अन्यथा अगर उसका रक्त और जो सामने वाले का रक्त है वो अलग अलग होगा तो हम दोनों के रक्त समान नहीं होगा तो हम चढ़ा पाएंगे नहीं। इसीलिए हमें दोनों के रक्त को मैच मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों व्यक्ति का जब हम रक्त समान रूप से मिलाएंगे तभी हम उस रक्त को चढ़ा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही न तब, तो फिर से अनिल पूछता है कि अगर जब जिस व्यक्ति को रक्त की बहुत ज़रूरत है, खून की बहुत ज़रूरत है और उस समय उसके रक्त जैसा कोई, उसके रक्त को देने वाला कोई व्यक्ति न मिले तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? अनिल ने पूछा। ऐसी आपत्ति स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि इसी समय के लिए, जब ऐसी आपत्ति या ऐसी परिस्थिति आ जाए तो इसी समय के लिए हम लोगों ने ब्लड बैंक बनाया है। ब्लड बैंक में क्या होता है कि हर तरह के ब्लड हमें मिल जाते हैं, हर तरह के ब्लड हमको मिल सकता है, क्योंकि उस समय
उस ज़रूरतमंद जो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ज़रूरत है जिस जिस प्रकार के खून की, उस प्रकार का खून अगर हमें नहीं मिलता है तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें ब्लड बैंक में जाना चाहिए, जिससे हमें सभी तरह के खून पर्याप्त होते हैं, मिलते हैं। प्रातः हर बड़े अस्पताल में रक्त बैंक होते हैं, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। तो बोले जहाँ पर भी बड़े अस्पताल, बड़ी हॉस्पिटल होती है जहाँ भी, तो वहाँ पर रक्त बैंक होती है। उस रक्त बैंक में हर प्रकार के, हर समूह के रक्त का समूह रखा जाता है। पहले से ही वह रक्त तैयार होता है, खाली हमें जाना होता है और उस रक्त को खरीदना होता है, बस इतना ही हमें करना होता है। तो उस रक्त को खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस रक्त को खरीदने के लिए हमें ब्लड बैंक में जाना पड़ता है, जिससे हमें वहाँ पर वह रक्त मिल जाएगा, ठीक है। किंतु इस ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हर समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। दीदी ने फिर क्या कहा कि अगर हमको ये ब्लड बैंक है, उसमें रक्त का जो भंडार होता है, रक्त का भंडार मतलब बहुत सारा जो रक्त होता है जहाँ पर, तो सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि समय समय पर हमें रक्तदान करना चाहिए। अगर हमारे शरीर से जो पुराना रक्त निकलता है तो फिर से नया रक्त बनता है, जिससे हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। तो समय समय पर रक्त का दान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम रक्त का दान समय समय पर करते रहेंगे तो रक्त भी हमारा सुरक्षित रहेगा, दीदी ने कहा। क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। फिर उसके बाद अनिल ने क्या पूछा कि दीदी मैं रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। फिर दीदी ने कहा नहीं, तुम अभी छोटे हो, तो छोटे बच्चे रक्त का दान नहीं कर सकते। जब तक आपकी उम्र 18 वर्ष की नहीं हो जाती और 18 वर्ष की उम्र के साथ साथ आप एकदम स्वस्थ व्यक्ति हो, आपको किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, तभी आप रक्त का दान कर सकते हो, अन्यथा आप रक्त का दान नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर किसी प्रकार का रोग नहीं है तो आप रक्त का दान कर सकते हो। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति रक्त का दान करना चाहता है तो वह एक समय में 300 मिलीलीटर ही रक्त ले सकता है, उससे ज़्यादा वह रक्त ले सकता नहीं है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी, किंतु यह बिल्कुल गलत है। फिर आगे डॉक्टर दीदी ने समझाया कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अगर हमारे शरीर से रक्त निकल जाएगा तो हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है। हम रक्त का दान करते हैं तो हमारे शरीर में नया खून बनता है, तो हम और भी स्वस्थ रहते हैं, ऐसा होता है। लेकिन रक्तदान करने से कमज़ोरी नहीं आती, यह बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। जितना शरीर में से हमारे रक्त निकालते हैं 300 मिलीलीटर, वह रक्त हमारा शरीर कुछ ही दिनों में वह रक्त बना लेता है। वैसे ही शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 5 लीटर खून होता है। इसीलिए ये जो मिलीलीटर बनाना होता है वह हमारा शरीर जल्द ही बना लेता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। फिर डॉक्टर दीदी कहती है कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है। अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हमारे खून की आवश्यकता है तो हम थोड़ा सा खून उसे देकर उसके जीवन को बचा सकते हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ा हमारा जीवन और क्या हो सकता है कि हम किसी को थोड़ा सा ब्लड देकर, थोड़ा सा खून देकर हम किसी के जीवन दान दे सकते हैं किसी को। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? दीदी समझाते हुए बोली। दीदी ने इस प्रकार से समझाते हुए कहा, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। अनिल बहुत खुश हो गया, उन्हें इतनी सारी जानकारी डॉक्टर दीदी ने दी। फिर डॉक्टर दीदी से कहता है
कि ये बात सही है डॉक्टर दीदी, अगर मैं जब बड़ा होऊंगा, जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा, तो मैं भी हर साल नियमित रूप से रक्तदान करूंगा, क्योंकि मेरे रक्तदान करने से कितने लोगों का जीवन बच सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरे रक्तदान करने से हज़ारों लोगों का जीवन बच जाए। मैं हज़ार लोगों का जीवन नहीं बचा पाऊँगा, तब भी एक व्यक्ति का तो जीवन बचा ही सकता हूँ। तो दीदी, मैं भी बड़ा होकर नियमित रूप से समय समय पर रक्त का दान किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। फिर डॉक्टर दीदी ने क्या कहा कि उन्हें शाबाशी दी और कहा, वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह से डॉक्टर दीदी उसकी बात से बहुत खुश हुई और उसकी पीठ को थपथपाया। पीठ ठोकते हुए मतलब पीठ को थपथपाया और उसे शाबाशी दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इस तरह से अनिल को भी बहुत कुछ सीखने को मिला और डॉक्टर दीदी ने भी उसे बहुत कुछ सिखाया, और मैंने भी आपको यह लेसन पूरा सिखा दिया। आपको ये लेसन में कोई परेशानी नहीं रही होगी, क्योंकि यह लेसन में हमने एक एक लाइन का अर्थ आपको बताया है। तो अब आपको समझ में आया रक्त, हमारे शरीर में रक्त और हमारा शरीर। तो हमारा शरीर में हमारा ये जो रक्त होता है वो क्या काम करता है, यह आप सबको पता चल गया। हमारा जो शरीर में जो रक्त होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, अलग अलग, है ना। सफ़ेद लाल रक्त होता है, सफ़ेद होता है और बिम्बाणु होता है, और तीनों अलग अलग कौन कौन सा काम करते हैं वे भी आपको पता चल गया। तो ये लेसन मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब इस लेसन की मैं आपको PDF भेजूँगी। क्या भेजूँगी? PDF भेजूँगी, जिसके अंदर आपके शब्दार्थ होंगे, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, बाकी जितने भी पीछे की एक्सरसाइज होगी वो पूरी एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो आप PDF में से देखकर क्वेश्चन आंसर और पूरी एक्सरसाइज लिख लेना। ठीक है, चलिए, तो इसमें अब आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी। ठीक है, चलो, अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।